हेलो, आज हम पढ़ने वाले हैं 10th साइंस का 2019 का बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर और आज हम हर एक क्वेश्चन को समझेंगे बेहद आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यहां पर दे रखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन और चूज द करेक्ट ऑप्शन में हमारा पहला क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। एक सॉल्यूशन है जो क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, उसका पीएच क्या होगा। तो देखिए, ऐसे सॉल्यूशन जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं ऐसे सॉल्यूशन कहलाते हैं बेसिक सॉल्यूशन। और बेसिक सॉल्यूशन का जो पीएच होता है वो होता है मोर देन 7। क्या होता है? मोर देन 7। तो यहां पर देखिए 4 वैल्यू दे रखी है, 1 जो कि लेस देन 7 है, 4 जो कि लेस देन 7 है, 5 जो कि लेस देन 7 है और फोर्थ आपका दे रखा है 10 जो कि क्या है, मोर देन 7 है, ग्रेटर देन 7 है। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा यहां पर 10। ठीक है, पीएच के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। पीएच वैल्यू वह होती है जो किसी भी सॉल्यूशन के एसिडिक और बेसिक बिहेवियर को बताती है। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन जिसका पीएच 7 से कम होता है, 7 से क्या होता है, कम होता है, वो सब क्या कहलाती हैं, एसिड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? एसिड। ठीक है, और ऐसे सॉल्यूशन जिनका पीएच 7 से ज़्यादा होता है वो सभी क्या कहलाते हैं, बेस। क्या कहलाते हैं? बेस। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा था कि ऐसा सॉल्यूशन जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, तो ऐसे सॉल्यूशन बेसिक होते हैं और इनका पीएच जो होता है वो 7 से ज़्यादा होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द किडनीज इन द ह्यूमन बींग आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर। ठीक है, हमारी बॉडी में जो किडनी है उसका क्या फंक्शन है। तो फर्स्ट दे रखा है न्यूट्रिशन, सेकंड दे रखा है रेस्पिरेशन, थर्ड दे रखा है एक्सक्रीशन और चौथा दे रखा है आपको ट्रांसपोर्टेशन। तो इसका जो फंक्शन है वो है एक्सक्रीशन। ठीक है, यानी कि उत्सर्जन। जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, इन सबको ये जो है बॉडी से बाहर करती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। ठीक है, यानी कि ह्यूमन आई में किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पर बनती है। तो पहला दे रखा है अ कॉर्निया, फिर आइरिस, फिर दे रखा है प्यूपिल और फिर दे रखा है रेटिना। तो कहां पर बनती है? रेटिना पर बनती है। अगला हम देखेंगे एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो देखिए, पहला दे रखा है जूल। तो जूल किसकी यूनिट है? जूल यूनिट है एनर्जी की। किसकी यूनिट है? एनर्जी की। वॉट जो है वो है पावर की, वोल्ट जो है वो है पोटेंशियल की और जो एम्पियर है वो होती है करंट की। हमसे पूछी है इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट, तो वो होगी एम्पियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमको दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट इज अ फूड चेन। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि फूड चेन को कंसिस्ट करता है। देखिए, फूड चेन होती क्या है। तो फूड चेन एक लीनियर सिस्टम होता है जिससे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड गेन करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ग्रास जो है, फिर वीट और फिर वीट से क्या है, मैंगो। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी तरह की लीनियर चेन नहीं बन रही है। देखिए, ग्रास वीट से रिलेट करेगा बट वीट जो है मैंगो से रिलेट नहीं करेगा। सेकंड देखेंगे तो ग्रास गोट यानी कि घास, और घास से कौन रिलेट कर रहा है, बकरी, और बकरी से कौन रिलेट करेगा, ह्यूमन। ठीक है, यहाँ पर इंसानों द्वारा भोजन के रूप में गोट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपना भोजन गोट से प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि हमारा आंसर होगा सेकंड। थर्ड और फोर्थ को भी हम पढ़ लेते हैं। ग्रास से जुड़ा हुआ है काव। ठीक है, यानी कि घास से जुड़ी हुई है गाय, और गाय से जो है आपका एलिफेंट। तो ऐसा है क्या? ऐसा कोई भी सीक्वेंस यहाँ पर नहीं बनता है, इसलिए हमारा आंसर ये वाला नहीं होगा। चौथा देखेंगे तो ग्रास से फिश, यहाँ पर कोई भी रिलेशन घास और मछली के बीच में नहीं है, यानी कि ये भी हमारी फूड चेन नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे फर्स्ट पूछा है दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of product are called। ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट रिलीज होती है
प्रोडक्ट बनने के दौरान ऐसी रिएक्शंस क्या कहलाती हैं? तो ऐसी रिएक्शन कहलाती हैं एक्सोथर्मिक। क्या कहलाती हैं? एक्सोथर्मिक। ठीक है बेटा, दो तरह की रिएक्शन होती हैं, एक वो होती हैं जिनमें हीट गेन की जाती है और एक वो होती हैं जिनमें हीट रिलीज होती हैं। तो जिसमें हीट रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक, और जिसमें हीट देना पड़ती है, जैसे कि आप कागज को जला रहे हैं तो आपको हीट देना पड़ेगी, उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक। ठीक है, देयर आर ग्रुप्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं? तो कितने ग्रुप्स हैं बेटा? 18 ग्रुप्स हैं। कितने हैं? 18। और अगर यहीं पे पीरियड के बारे में पूछे तो होंगे 7। क्या आएगा आंसर? 7। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको दे रखा है मेंडल प्रपोज्ड द लॉ ऑफ। मेंडल ने किस विषय में अपना लॉ दिया था? तो वो दिया था इनहेरिटेंस। किसके लिए दिया था? इनहेरिटेंस के लिए। ठीक है, इनहेरिटेंस। ठीक है, देखिए अगला दे रखा है द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन फॉर द यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज अबाउट। ठीक है, जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसकी देखने की स्पष्ट दूरी कितनी होती है? तो वो होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अगला दे रखा है द एनर्जी ट्रांसफर इज परसेंट फ्रॉम वन ट्रॉपिकल लेवल टू द अनदर। ठीक है, अभी मैंने आपको फूड चेन के बारे में बताया था। फूड चेन में मैंने आपको बताया था ग्रास, ग्रास से रिलेट कर रही थी आपकी गोट, और गोट से रिलेट कर रहा था ह्यूमन बीइंग। तो जब भी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का यूज फूड के फॉर्म में करता है, भोजन के रूप में करता है, तो जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में कितनी होती है? 10%। कितनी होती है? 10%। यहाँ पे परसेंट लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है मैच द कॉलम। ठीक है, मैच द कॉलम में देखें तो पहला आपको दे रखा है इधर की तरफ सोडियम, दूसरा है नेफ्रॉन, फिर है एंडोक्राइन ग्लैंड, फिर है होमोलोगस ऑर्गन, फिर है मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चलिए मैच द कॉलम देखते हैं। सोडियम, तो सोडियम का देखिए क्या आएगा? तो आर्म ये नहीं आ सकता, वोल्टमीटर ये भी नहीं आ सकता, हाईली रिएक्टिव मेटल। ठीक है, तो देखिए सोडियम क्या है? हाईली रिएक्टिव मेटल है। आपको इस तरह का एक क्वेश्चन भी है कि हाईली रिएक्टिव मेटल जो सोडियम होती हैं इसको केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है, केरोसिन के अंदर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये फायर कैच करती है। ठीक है, इसमें आग लग जाती है, इसलिए इसको केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है। तो सोडियम के सामने कौन आएगा? हाईली रिएक्टिव मेटल। सेकंड है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का अगर हम देखें तो नेफ्रॉन में भी यहाँ पर देखेंगे तो आएगा स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की ये स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। ठीक है, तो नेफ्रॉन में आएगा आपका स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। थर्ड है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं ये हार्मोन से रिलेटेड होती है। किससे रिलेटेड होती है? हार्मोन से। चौथा देखेंगे होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं? जो कि स्ट्रक्चरली सेम होते हैं, यानी कि जिनका स्ट्रक्चर तो सेम होता है बट फंक्शन अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऑर्गन की बात करें तो देखिए यहाँ पर लिखा है आर्म्स, फोरलेग, तो यहाँ पर इसका होमोलोगस ऑर्गन का क्या आएगा? आवर आर्म्स एंड फोरलेग। ठीक है, इसके बाद अगला दे रखा है मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट किस में करेंगे या फिर किससे करेंगे? तो वो आएगा आपका वोल्टमीटर। ठीक है, वोल्टमीटर के द्वारा पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का मेजरमेंट किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है राइट द आंसर्स इन द वन सेंटेंस ईच। आपको यहाँ पर वन सेंटेंस या वन वर्ड में आंसर देना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर की पीएच वैल्यू क्या होती है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो एसिडिक होते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच होता है लेस देन 7, बेसिक का होता है ग्रेटर देन 7। और यहाँ पर आपसे पूछा है वाटर। वाटर ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, इसलिए वाटर जो होगा आपका न्यूट्रल, और इसकी जो पीएच वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 7। कितनी आएगी बेटा? 7। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट द नेम ऑफ पिगमेंट विच इज फाउंड इन द लीफ ऑफ द ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स की जो लीफ होती हैं, पत्तियां होती हैं, उसमें कौन सा पिगमेंट होता है? तो ये क्वेश्चन जो है वो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है, और यहाँ पर आंसर आएगा हमारा क्लोरोफिल। कौन सा है? क्लोरोफिल। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा क्लोरोफिल। ठीक है,
इसके बाद अगला क्वेश्चन, विच डिसीज इज फाउंड इन ह्यूमन ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सी डिसीज होती हैं, तो वो होती ग्योटर। ठीक है, तो यहां पर हमारी जो आंसर आएगा वो आएगा गोइटर। ठीक है, अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ द टू फॉसिल फ्यूल। तो दो फॉसिल फ्यूल के नाम आपको लिखना है, तो वो होंगे बेटा कोल एंड पेट्रोलियम। क्या होंगे? कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, तो कोल एंड पेट्रोलियम, तो ये लिख दिया हमने पेट्रोलियम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ, राइट द मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? तो मिरर फॉर्मूला होता है आपका 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, ये होता है आपका मिरर फॉर्मूला। f यहां पर होता है आपका फोकल लेंथ, u जो होती है आपकी जो भी आपका पोल है वहां से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, और v जो है ये पोल से लेकर के इमेज तक की डिस्टेंस। अगर इसी की जगह पर आपसे पूछा जाए कि लेंस फॉर्मूला, तो आपको v को पहले लिख देना है और प्लस की जगह पर माइनस का साइन लगा देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हेलो, आज हम पढ़ने वाले हैं 10th साइंस का बोर्ड एग्जाम का 2019 का क्वेश्चन पेपर, और आज हम सभी क्वेश्चंस को समझेंगे बेहद आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर, और इसमें हमको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, इट्स pH इज लाइकली टू बी। ठीक है, एक सॉल्यूशन है जो क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। अब रेड लिटमस को ब्लू में कौन कन्वर्ट करता है? तो बेसिक सॉल्यूशन जो होते हैं वो क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। और जितने भी बेसिक सॉल्यूशन होते हैं उनका pH क्या होता है? उनका pH होता है मोर देन 7। तो यहां पर हम देखते हैं पहला ऑप्शन है हमारा 1, फिर है 4, मैंने उसको टच कर दिया 7 को, तो वो बदल गया, फिर चेंज हो गया। चलो ठीक है, वो तो एक बार हो जाएगा ना शुरू, तो फिर हो ही जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो। हेलो, आज हम पढ़ने वाले हैं 10th साइंस का 2019 का एग्जाम क्वेश्चन पेपर, और आज हम समझेंगे हर एक क्वेश्चन को बेहद आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन, और इसमें हमको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, इट्स pH इज लाइकली टू बी। यानी कि एक सॉल्यूशन है जो क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। यानी कि वो सॉल्यूशन कैसा है? वो सॉल्यूशन है बेसिक, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन वो होते हैं जो कि रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, और ऐसे सॉल्यूशन का pH क्या होता है? मोर देन 7। तो यहां पर देखते हैं ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट है 1, सेकंड है हमारा 4, थर्ड है हमारा 5, और फोर्थ है हमारा 10। तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 10, क्योंकि ये सॉल्यूशन हमारा बेसिक है, और बेसिक सॉल्यूशन का pH जो होता है मोर देन 7 होता है। यहाँ पर तीनों वैल्यूज जो दे रखी हैं वो लेस देन 7 है, और 10 जो है वो मोर देन 7 है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द किडनी इन ह्यूमन बीइंग आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। जो किडनी होती है ह्यूमन बीइंग में वो क्या काम करती है? तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है न्यूट्रिशन, सेकंड है रेस्पिरेशन, थर्ड है एक्सक्रीशन, और फोर्थ है आपका ट्रांसपोर्टेशन। तो किडनी का जो काम होता है वो जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, उसको हमारी बॉडी से क्या करती हैं? बाहर निकालती हैं, उत्सर्जित करती हैं। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा एक्सक्रीशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन यहां पर दे रखा है, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ह्यूमन आई में किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पर बनती है? तो आपको दे रखा है अ कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल
एंड रेटिना। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रेटिना। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन आई के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पर बनती है, तो वो बनती है रेटिना पर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या है? तो देखिए यहां पर आपको फर्स्ट दे रखा है जूल, जूल किसकी यूनिट होती है? एनर्जी की। सेकंड दे रखा है वॉट, ये है पावर की। थर्ड है वोल्ट, ये होती है पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की। और फोर्थ है आपका एम्पियर, जो कि होती है करंट की। तो हमारे यहां पर जो आंसर आएगा वो आएगा एम्पियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट इज अ फूड चेन। इन सब में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एक फूड चेन को कंसिस्ट करता है? तो देखिए फूड चेन क्या होती है? फूड चेन वह लीनियर चेन होती है जिसमें क्या करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म, फूड चेन वह, तो देखिए फूड चेन वह लीनियर सिस्टम होता है जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फूड गेन करते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि कौन सा लीनियर चेन बन रहा है। देखिए पहला दे रखा है ग्रास, ग्रास से दे रखा है व्हीट यानी कि गेहूं, और फिर आपको दे रखा है मैंगो। तो देखिए यहां पर कोई भी इन तीनों का रिलेशन नहीं है। सेकंड अगर हम देखें तो ग्रास, ग्रास से है गॉट यानी कि घास से, घास को कौन खाता है? बकरी। और बकरी जो है यहां पर भोजन के रूप में अगला ऑप्शन दे रखा है ह्यूमन। तो यहां पर एक फूड चेन यहां पर कंसिस्ट हो रही है। थर्ड में देखेंगे तो ग्रास, थर्ड और पढ़ लेते हम, ग्रास, ग्रास से काव और काव से एलिफेंट। यहां पर इसका भी कोई भी यहां पर रिलेशन नहीं बन रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ फूड चेन। तो देखिए फूड चेन क्या होती है? फूड चेन एक ऐसी लीनियर चेन होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फूड गेन करते हैं, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड गेन करता है। तो यहां पर देखते हैं कि कौन सी लीनियर चेन बन रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आपको ग्रास यानी कि घास, फिर दे रखा है आपको व्हीट, और व्हीट से दे रखा है मैंगो। तो देखिए गेहूं का मैंगो से यानी कि आम से कोई भी रिलेशन नहीं है। सेकंड अगर हम देखेंगे तो ग्रास, ग्रास से दे रखा है गोट। देखिए बकरी जो होती है वो घास को रिलेट करती है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन दे रखा है ह्यूमन, ये ह्यूमन के द्वारा मीट के फॉर्म में जो है भोजन के रूप में उपयोग में लाई जाती हैं। तो ये यहां पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। तो ऑप्शन बी हमारा जो है यहां पर आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of a product is called the reaction। देखिए आपसे पूछा हुआ है ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के दौरान हीट रिलीज होती है, ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है? तो देखिए दो तरह की रिएक्शन होती हैं, एक होती है एंडोथर्मिक और एक होती है एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट देना पड़ती है यानी कि हीट कोई भी सिस्टम एब्जॉर्ब करता है, ऐसी रिएक्शंस कहलाती हैं एंडोथर्मिक। और ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट रिलीज होती है वो कहलाती हैं एक्सोथर्मिक। यानी कि हमारा जो आंसर यहां पर आएगा वो आएगा बेटा एक्सोथर्मिक। ठीक है, क्या आएगा? एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड की तरफ। देयर आर ग्रुप्स इन द मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं? तो यहां पर हमारा आंसर आएगा 18। ठीक है, 7 तो पीरियड होते हैं और 18 क्या है? ग्रुप्स हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेंडल प्रपोज्ड द लॉ ऑफ, मेंडल ने कौन सा लॉ
प्रपोज्ड किया था यानी कि दिया था, ठीक है, या फिर किस पर बेस्ड था, तो वो था इनहेरिटेंस पर बेस्ड। किस पर था? इनहेरिटेंस पर बेस्ड, ठीक है। तो यहां पर हमारा आंसर आएगा इनहेरिटेंस, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ फॉर यंग एडल्ट विद द नॉर्मल विजन इज अबाउट, ठीक है। जो यंग एडल्ट होते हैं उनकी सामान्य दृष्टि कितनी होती है, यानी कि वो कहां तक क्लियर देख सकते हैं, तो ऐसा माना गया है 25 सेंटीमीटर। कितनी रहती है? 25 सेंटीमीटर। एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका जो क्लियर विजन होता है वो कहां तक होता है? 25 सेंटीमीटर तक होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द एनर्जी ट्रांसफर इज द परसेंट फॉर द ट्रॉपिकल लेवल टू द अनदर। अभी मैंने आपको फूड चेन के बारे में बताया। फूड चेन में आपने देखा कि ग्रास से क्या होता है? गॉट, और गॉट किसको रिलेट करती है? ह्यूमन को। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? ट्रॉपिकल लेवल। और एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो होती है पिछले से 10%। देखिए थोड़ा सा समझते हैं। यह है ग्रास से गोट और गोट से ह्यूमन, ठीक है। तो ग्रास के पास जितनी भी एनर्जी होगी, अगर बकरी उसे भोजन के रूप में यूज करेगी तो इसका 10% इसके पास जाएगा, ठीक है। और गोट को अगर ह्यूमन यूज करता है, तो यहां पर इसकी एनर्जी का, यानी जितनी भी बकरी के पास एनर्जी होगी उस एनर्जी का 10% जो है ह्यूमन बीइंग के पास ट्रांसफर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है मैच द कॉलम। चलिए इसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है सोडियम। अब सोडियम को अगर हम देखें यहां पर, तो पहला ऑप्शन इधर की तरफ दे रखा है, और आर्म्स एंड डॉग्स फॉर लेग, वोल्टामीटर, हाईली रिएक्टिव मेटल, हार्मोन, लिक्विड मेटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। तो यहां पर आपका दे रखा है सोडियम। तो सोडियम जो होती है वो क्या होती है? हाईली रिएक्टिव मेटल। आपने सोडियम के बारे में पढ़ा होगा कि सोडियम को केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है, नहीं तो वो क्या कर लेती है? फायर कैच कर लेती है, ठीक है। तो हमारा आएगा हाईली रिएक्टिव मेटल। तो सोडियम का हमारा आंसर हो गया हाईली रिएक्टिव मेटल। सेकंड देखते हैं नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन क्या होती है? तो नेफ्रॉन होती है बेटा स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। क्या होती है? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। चलिए चलते हैं थर्ड की तरफ, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है इसका रिलेशन होता है हार्मोन से। किससे होता है? हार्मोन से। तो यहां पर आ जाएगा आपका हार्मोन। इसके बाद चलते हैं हम फोर्थ की तरफ, होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं? जो कि स्ट्रक्चर में सेम होते हैं बट जिनके फंक्शन डिफरेंट होते हैं, ऐसे ऑर्गन क्या कहलाते हैं? होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है। और यहां पर देखेंगे तो अवर आर्म्स एंड डॉग्स फॉर लेग। तो इसका आ जाएगा बेटा अवर आर्म्स एंड डॉग्स फॉर लेग। चलिए मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट किससे किया जाता है? तो वो किया जाता है वोल्टमीटर से। किससे किया जाता है? वोल्टमीटर से। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा वोल्टमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपको यहां पर दे रखा है आंसर इन 1 सेंटेंस एंड 1 वर्ड, ठीक है। आपको 1 वर्ड या फिर 1 सेंटेंस में यहां पर आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर दे रखा है व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर की पीएच वैल्यू क्या होती है? तो देखिए पीएच वैल्यू को लेकर के मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जितने भी एसिड्स होते हैं उनकी पीएच वैल्यू होती है लेस देन 7, ठीक है। एसिड की पीएच वैल्यू क्या होती है? लेस देन 7। जितने भी बेसेस होते हैं उनकी पीएच वैल्यू होती है मोर देन 7। अब यहां पर अगर हम वाटर की बात करें, क्योंकि हमसे वाटर पूछा हुआ है, वाटर एसिड है या बेस है? तो वाटर है बेटा न्यूट्रल। और जितने भी सब्सटेंसेस या जितने भी सॉल्यूशन जो न्यूट्रल होते हैं उनकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7। कितनी होती है? 7। तो ध्यान रखना, एसिड की पीएच वैल्यू होती है लेस देन 7, बेस की होती है ग्रेटर देन 7 और न्यूट्रल सब्सटेंसेस की होती है 7। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट द नेम्स ऑफ पिगमेंट
फाउंड इन द लीफ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। तो ये क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। फोटोसिंथेसिस में आपने देखा होगा कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके पास एक पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका क्लोरोफिल। चलिए थर्ड आपको दे रखा है विच डिसीज इज फाउंड इन ह्यूमन बीइंग ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो उसको हम बोलेंगे ग्योटर। ठीक है, इसके बाद दे रखा है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ द टू फॉसिल फ्यूल। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। यहां पर दे रखा है राइट द आंसर इन वन सेंटेंस। ठीक है, आपको जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं इनका आंसर आपको वन सेंटेंस या वन वर्ड में देना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है व्हाट इज द देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, यानी कि प्योर वाटर की पीएच वैल्यू कितनी होती है। तो देखिए पीएच को लेकर के कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। जितने भी सॉल्यूशन जो एसिडिक बिहेवियर के होते हैं उनकी पीएच वैल्यू होती है लेस देन 7। क्या होती है, लेस देन 7। जितने भी सॉल्यूशन बेसिक बिहेवियर के होते हैं उनकी पीएच वैल्यू होती है ग्रेटर देन 7। यहां पर आपसे पूछा है पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। अब प्योर वाटर एसिडिक है या बेसिक है, तो प्योर वाटर होता है बेटा न्यूट्रल, और जितने भी न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं उनकी पीएच वैल्यू होती है 7। तो हमारा आंसर कितना आएगा यहाँ पर, 7। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा हमारे यहाँ पर ये आएगा 7। चलिए राइट द नेम ऑफ द पिगमेंट फाउंड इन द लीफ ऑफ ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट की पत्तियों में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन है बेटा फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। फोटोसिंथेसिस आपने सुना है, जिसके अंदर ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं, और जिसमें जो पिगमेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल। तो सेकंड का जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, क्लोरोफिल। ठीक है, थर्ड जो आएगा आपका क्लोरोफिल। चलिए विच डिसीज इज फाउंड इन द ह्यूमन ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो होता है ग्योटर। ठीक है, इसके बाद आपका होता है अगला क्वेश्चन यहां पर पूछा हुआ है राइट द नेम्स ऑफ टू फॉसिल फ्यूल्स। टू फॉसिल फ्यूल्स के नाम बताना है आपको। तो यहां पर दो नाम कौन से हो जाएंगे, आप लिख देंगे कोल एंड पेट्रोलियम। कौन से हो जाएंगे, कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट द मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, तो मिरर फॉर्मूला जो हमारा होता है वो होता है बेटा 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, ये होता है हमारा मिरर फॉर्मूला। अच्छा, इसकी जगह पर अगर आपसे लेंस फॉर्मूला पूछे तो वो होगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यानी कि उसमें v पहले आता है और प्लस की जगह पर क्या आता है, माइनस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन यहां पर दे रखा है डिफाइन रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, तो देखिए आपने डेली लाइफ में देखा होगा कई बार हम फूड आइटम्स को खुला रख देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है,
और कुछ समय बाद उनका टेस्ट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। तो देखिए रेंसिडिटी यहाँ पर क्या दे रखा है, रेंसिडिटी रेफर्स टू द कंप्लीट और इनकम्प्लीट हाइड्रोलाइसिस और ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, लाइट, मॉइस्चर एंड बैक्टीरियल। ठीक है, यानी कि जब भी हम किसी फूड आइटम को एयर में खुला रख देते हैं तो उसका कंप्लीट और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसके कारण उनके टेस्ट में कुछ चेंज आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए भी कई सारी मेथड अपनाई जाती हैं। यहाँ पर फर्स्ट देखेंगे तो यहाँ पर दे रखा है कि द पैकिंग ऑफ फूड मटेरियल्स शुड बी रिप्लेस्ड द एयर विथ नाइट्रोजन। आपने चिप्स के पैकेट देखे होंगे, उसके अंदर जो गैस होती है वो होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसलिए फिल की जाती है ताकि फूड आइटम डायरेक्टली ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ सके और उसका ऑक्सीडेशन न हो सके। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट आप यहां पर डाल सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी डेली लाइफ का ही है। क्या दे रखा है, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल। हम आयरन आर्टिकल पर पेंट क्यों करते हैं, तो क्यों करते हैं, तो वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोरोजन। ठीक है, यानी कि हम आयरन आर्टिकल्स को कोरोजन से बचाने के लिए, रस्ट से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, उस पर पेंट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है, डिफाइन वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, तो देखिए हर एटम की अपनी एक कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, जैसे कार्बन आपने देखा होगा, तो कार्बन को आपने देखा है CO2 के फॉर्म में होता है। कार्बन जो होता है वो किसके फॉर्म में होता है, CO2 के फॉर्म में होता है। ठीक है, या फिर आपने HCl देखा है, हाइड्रोजन को देखा है तो HCl। ठीक है, आपने वाटर देखा है तो आपने देखा है H2O। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे तो हर एलिमेंट की अपनी एक कंबाइनिंग कैपेसिटी, तो यहां पर आप देखेंगे कि हर एक एटम की अपनी एक कंबाइनिंग कैपेसिटी है। आपने HCl पढ़ा है, कभी HCl2 पढ़ा है, कभी HCl3 पढ़ा है, तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हर एक एटम की अपनी एक कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट द टू लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड लॉ की आपको कुछ लिमिटेशंस बताना है। तो देखिए पहले मैं आपको न्यूलैंड्स लॉ के बारे में बताता हूं। न्यूलैंड ने एक नियम दिया था, एक लॉ दिया था जो कि एलिमेंट से रिलेटेड था, और उसने कहा था कि एवरी एट्थ एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट। ठीक है, जब भी एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाते हैं तो एवरी एट्थ एलिमेंट जो होता है वो क्या करता है, फर्स्ट एलिमेंट से सिमिलैरिटी शो करता है। ऐसा किसने कहा था, न्यूलैंड ने। अब इस लॉ की कुछ लिमिटेशन भी थी। अगर आपने न्यूलैंड लॉ पढ़ा है तो उसकी फर्स्ट लिमिटेशन ये थी कि न्यूलैंड्स लॉ जो है वो कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल होता था, यानी कि कैल्शियम तक ही सही था। सेकंड अगर हम देखें तो न्यूलैंड एज्यूम्ड देयर आर 56 एलिमेंट इन नेचर। जब न्यूलैंड ने ये लॉ दिया था उस समय एक्चुअल में क्या हुआ था कि जो पेरियोडिक टेबल थी उसके अंदर कितने एलिमेंट्स थे, 56 एलिमेंट थे, और न्यूलैंड ऐसा मान चुका था कि केवल 56 एलिमेंट ही नेचर के अंदर हैं, जबकि अभी कितने हैं, तो अभी है 118। ठीक है, प्रेजेंट में कितने एलिमेंट है, 118। और कई सारे साइंटिस्ट इसमें आए थे। फर्स्ट जो थे वो थे डोबेराइनर, उन्होंने दिया था ट्राइड्स के फॉर्म में। फिर न्यूलैंड आए थे, न्यूलैंड ने दिया था ऑक्टेव्स के फॉर्म में। फिर जो थर्ड आए थे वो आए थे मेंडलीव, और फिर आए थे हेनरी मोस्ले। हेनरी मोस्ले की पेरियोडिक टेबल आज भी हम यूज करते हैं, जो कि एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, और ये सभी जो थे ये सब एटॉमिक मास पर बेस्ड थे, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है हमारा बायोलॉजी से रिलेटेड है। व्हाट इज पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होता है, तो देखिए पोलिनेशन क्या होता है, तो जो फ्लावर होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है मेल पार्ट और एक होता है फीमेल पार्ट। तो जो पोलन ग्रेन्स होती हैं उनका मेल पार्ट एंथर से फीमेल पार्ट स्टिग्मा के अंदर ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, पोलिनेशन। एक बार फिर सुनिएगा, मैंने क्या बोला कि फ्लावर का जो मेल पार्ट है एंथर से पोलन ग्रेन का कहां पर ट्रांसफर होना, फ्लावर के
फीमेल पार्ट स्टिग्मा में ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? पोलिनेशन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम पढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर्स फ्रॉम मल्टीपल फिजन, यानी कि बाइनरी फिजन मल्टीपल फिजन से किस तरह से अलग है। तो देखिए बाइनरी का मतलब क्या होता है, तो यहां पर नाम से ही क्लियर है, बाइनरी यानी कि दो भागों में टूटना, और मल्टीपल का मतलब क्या होता है, मल्टीपल का मतलब होता है अनेक भागों में टूटना। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं इसमें क्या डिफरेंस है। फर्स्ट दे रखा है टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। देखिए यहां पर मैंने डायग्राम भी दे रखा है आपके लिए। बाइनरी फिजन को अगर हम देखेंगे तो यहां पर ये पेरेंट सेल है और यहां पर कितनी डॉटर सेल बन रही है, 2। तो बाइनरी फिजन में कितनी डॉटर सेल बनती हैं, 2। ठीक है, अब हम देखेंगे मल्टीपल फिजन। अब मल्टीपल फिजन में क्या होगा, कई बार टूटेगा, तो डॉटर सेल कितनी बनेगी, कहीं ज्यादा बनेगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले की तरफ। ऑक्योर्स ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन। जो बाइनरी फिजन होता है वो फेवरेबल कंडीशन में होता है, जबकि मल्टीपल फिजन किस में होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। इसके बाद देखिए डिवाइड्स ओनली वंस। देखिए बाइनरी फिजन में कोई भी पेरेंट सेल कितनी बार टूटेगी, तो एक बार टूटेगी। आपको किसी भी चीज के 2 टुकड़े करने हैं तो आप कितनी बार तोड़ेंगे, एक बार तोड़ेंगे। बट जब मल्टीपल फिजन करना होता है तो कितनी बार डिवाइड होता है, तो कई बार आपको डिवाइड करना पड़ेगा, कई बार आपको तोड़ना पड़ेगा। तो यही यहां पर लिखा हुआ है। बाइनरी फिजन में हमने लिखा है डिवाइड्स ओनली वंस, यानी कि ये केवल एक ही बार टूटती हैं, और ये जो मल्टीपल फिजन में जो भी पेरेंट सेल होगी वो क्या होगी, डिवाइड्स रिपीटेडली, यानी कि बार बार टूटेगी। अगला देखते हैं, बोथ द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म डिवाइड्स साइमल्टेनियसली। इसमें जो न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है दोनों ही डिवाइड होते हैं, जबकि इसमें देखेंगे तो फर्स्ट द न्यूक्लियस डिवाइड एंड इज सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म। इसमें पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है और वो जो है साइटोप्लाज्म से सराउंडेड होता है। अगला देखेंगे, एग्जाम्पल यहां पर दे रखे हैं। तो बाइनरी फिजन किस में पाया जाता है, तो देखिए अमीबा, बैक्टीरिया, इस तरह के यहां पर दे रखे हैं एग्जाम्पल। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अमीबा में कौन सा फिजन होता है, तो आप बोलेंगे बाइनरी। कई बार ये ऑब्जेक्टिव में भी आया हुआ है। इसके बाद देखेंगे प्लाज्मोडियम, एल्गी, इन सब में पाया जाता है मल्टीपल फिजन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज फॉसिल्स। देखिए फॉसिल्स क्या होते हैं, तो फॉसिल्स से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा पैलेंटोलॉजी के बारे में। जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं, अगर हम उनका जियोलॉजिकल पास्ट की स्टडी करते हैं तो वो एक बायोलॉजी की ब्रांच के अंतर्गत की जाती है, जिसको बोला जाता है पैलेंटोलॉजी। और एनिमल्स और प्लांट के जितने भी ट्रेसेस होते हैं, जितने भी अवशेष होते हैं, जितने भी रिमेन्स होते हैं जो अर्थ के अंदर क्या हैं, प्रिजर्व्ड हैं, उन सभी को क्या कहा जाता है, फॉसिल्स। ठीक है, और ये सभी जो है मिलियन ईयर्स पहले से जो है अर्थ के अंदर प्रिजर्व हैं, अर्थ के अंदर प्रिजर्व हैं। ठीक है, इन सभी को कहा जाता है फॉसिल्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं, तो होमोलोगस ऑर्गन की बात करें तो मैंने अभी आपको ऑब्जेक्टिव में भी बताया था कि होमोलोगस ऑर्गन विच आर स्ट्रक्चरली सेम, यानी कि जिनका स्ट्रक्चर तो सेम होता है बट फंक्शंस अलग अलग होते हैं, ऐसे ऑर्गन कहलाते हैं होमोलोगस ऑर्गन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।